नमस्कार दोस्तों, यदि आप यूपीएससी या स्टेट की पीसीएस परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में हम आज चर्चा करेंगे अवसंरचना निर्माण में विकास वित्तीय संस्थान की भूमिका। अगर इस वीडियो के सार के रूप में एक प्रश्न तैयार करें तो ये हो सकता है कि विकास वित्तीय संस्थान यानी डीएफआई, जिसको हम डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बोल रहे हैं, आधारभूत संरचना के लिए आवश्यक दीर्घकालिक वित्त को प्रसारित करने और उच्च आर्थिक विकास को गति देने के लिए महत्वपूर्ण मध्यवर्ती संस्था है। चर्चा कीजिए। तो कुल मिलाकर के इसमें ये हमें बताना है कि डीएफआई जो है वो क्या होता है, इसकी आवश्यकता क्यों है, इसकी पृष्ठभूमि क्या रही है, इसके क्या लाभ हैं, क्या कमियां हैं, क्या उपाय हो सकते हैं, निष्कर्ष के रूप में हम क्या लिख सकते हैं। तो ये चीज़ें इसमें बतानी हैं। तो सबसे पहले समझ लें डेवलपमेंट, जो ये डीएफआई है वो क्या चीज़ है। इसका फुल फॉर्म है डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यानी विकास वित्तीय संस्थान। ये लंबी अवधि के लिए ऋण मुहैया कराते हैं। तो लंबी अवधि तक चलने वाले पूंजी, और किस प्रकार की पूंजी देती हैं, किसके लिए, तो गहन निवेशों के लिए पूंजी देती हैं, गहन निवेशों के लिए जिसमें ज़्यादा मात्रा में इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता पड़ती है, पैसे जिसमें ज़्यादा लगते हैं। और ये दीर्घकालिक होते हैं, लंबे समय के लिए दिए जाते हैं। और इसकी जो दर होती है, इंटरेस्ट रेट, वो बहुत ज़्यादा कम होती है अपेक्षाकृत। और किस चीज़ में दिए जाते हैं, तो शहरी बुनियादी ढांचा बनाने के लिए, खनन यानी माइनिंग के लिए, और भारी उद्योग यानी कि जो जैसे इस्पात उद्योग हैं, इस तरीके से जो भारी उद्योग हैं उसमें, और सिंचाई प्रणाली के लिए। तो फिर से एक बार कंक्लूड करें कि ये क्या है, डीएफआई क्या होती है। तो ये लंबी अवधि यानी दीर्घ अवधि के लिए एक गहन पूंजी निवेश प्रोवाइड करता है, और इसकी दर कम होती है। और ये मुख्य रूप से जो बड़ी परियोजनाएं हैं, जैसे कि ये खनन, भारी उद्योग, सिंचाई प्रणाली, इन सब के लिए दी जाती हैं। अगर इसकी शुरुआत करें तो 1948 में औद्योगिक वित्त निगम यानी कि आईएफसी की स्थापना हुई थी। उसी के साथ में भारत का पहला डीएफआई यानी कि डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की स्थापना की गई थी। तो पहले डीएफआई की स्थापना 1948 में की गई थी, औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना के साथ साथ में ही। उसके बाद देखें 1991 में तो आर्थिक उदारीकरण का दौर आया था। तो उस समय इसमें थोड़ा सा परिवर्तन हुआ। जैसे ये जो है धीरे धीरे कॉरपोरेट बैंक के रूप में मर्ज होते गए, इनकी उपयोगिता जो है वो धीरे धीरे कम होती गई। उसके बाद में जो है इस समय अगर 2020 में देखें, 21 में, तो इसकी उपयोगिता फिर से महसूस की जा रही है। जैसे कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने भी एक पिछले 2019-20 के जो यूनियन बजट है उसमें राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन नाम का एक बहुत बड़ा महत्वाकांक्षी योजना प्रस्तुत किया था, जिसमें करीब 100 लाख करोड़ रुपए का ढांचागत विकास के लिए इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। रोड कंस्ट्रक्शन, ब्रिजेस बनाए जाएंगे, ये सब चीज़ 100 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने की बात कही गई थी। तो इसके लिए आवश्यक है कि एक डीएफआई बनाया जाए जिसमें ये सारे धन रखे जाएं, और ये डीएफआई लंबे समय के लिए ऋण प्रोवाइड करें, जो खुदरा निवेशक हैं या ये जो बड़े निवेशक हैं उन सब के लिए। सरकार क्या है, आमतौर पर पैसे कैसे जुटा सकती है, तो सरकारी प्रतिभूति होती है, सिक्योरिटीज़ होती हैं, इसके अलावा कॉरपोरेट बॉन्ड होता है। इन सब के द्वारा जो है जो पूंजी है उसको जुटाया जाता है। तो डीएफआई की भी ज़रूरत है इसके साथ साथ में ही, कि डीएफआई में इन सबको डाला जाए और उसके माध्यम से ऋण जो है मुहैया कराई जाए। इसका एक एग्जांपल हम देख सकते हैं, जो यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक है, जो पूरा यूरोप है, यूरोपियन यूनियन बना हुआ है, तो उसी के तहत एक यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक बनाया गया है, ईआईबी। तो वो भी यही काम करती है जो हमारे देश में डीआईएफ करेगा, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डीएफआई करेगा, वही काम यूरोप में ईआईबी यानी यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक करती है। तो वो मॉडल सफल रहा है, तो हम उसके आधार पर इसको जो है फिर से थोड़ा सा तवज्जो दे सकते हैं, इसको प्रमोट कर सकते हैं। इस समय देख सकते हैं कि महामारी के दौर में ये असमानता, इनइक्वालिटी, पावर्टी, और जो अनएम्प्लॉयमेंट है, और अर्थव्यवस्था की गति जो है वो धीमी हो रही है, निरंतर जो है माइनस में जीडीपी चल रहा है।
तो इसके लिए वित्त पोषण करने के लिए एक अलग से अगर संस्थान होगा तो वो इसमें अच्छे से काम कर सकेगी। इसके उपाय क्या हो सकते हैं? उपाय के तौर पे हम कुछ पॉइंट्स को देख लें। जैसे DFI जो है, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इन सब में पैसे जो हैं वो हमेशा अच्छी मात्रा में रहें। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं कि जो भी पूंजीगत इन्वेस्टमेंट किए गए हैं रोड पे, इन सब पे, रेलवेज़ पे, तो उससे जो भी लाभ मिलता है या उस पे जो टैक्स लगाए जाते हैं, टैक्स से जो पूंजी मिलती है, उन सबको इसमें डाला जाए DFI में। फिर विदेशी संस्थानों के द्वारा जो ऋण प्रोवाइड किए जाते हैं उसको भी इसमें डाला जाए, और पूंजी जुटाने के जो अन्य साधन हो सकते हैं, अन्य स्रोत हो सकते हैं, उसका हम उपयोग करके इसको पूरी तरीके से फाइनेंस्ड कर दें DFI को। एक जैसे विशेषीकृत संस्थान होते हैं, नाबार्ड है कृषि के लिए या अन्य चीज़ हैं किसी दूसरी चीज़ों के लिए, तो ऐसे ही हम DFI की स्थापना करें तो वो भी अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग DFI बने। जैसे रोड्स के लिए अलग रहें, या हॉस्पिटल्स के लिए, स्कूल्स के लिए अलग अलग DFIs बनाए जाएँ, ताकि उसकी जो सुचिता है काम में वो अच्छे से हो, बहुत जल्दी फटाफट उसकी फंडिंग की जा सके। और फिर इसके उपाय के रूप में हम देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ा अवरोधक होता है। जैसे कोई भी प्रोजेक्ट चल रहा है तो उसमें स्थानीय रूप से विरोध हो रहा है, या भूमि को अधिग्रहित करना है तो लोग उस बात का विरोध कर रहे हैं, संपत्ति के अधिकार ऐसी बातें कर रहे हैं। और फिर जो एग्रीमेंट किया गया है वो भी ठीक प्रकार से नहीं किया गया है, स्थानीय लोगों को समझाया नहीं गया है, लोकतांत्रिक तरीके से बातें नहीं की गई हैं, तो प्रोजेक्ट को बनाने में दिक्कत आती है, परेशानी होती है। तो ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस हम कैसे बढ़ा सकते हैं? तो इसके ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस होगा तभी DFI जो है वो सही प्रकार से काम कर पाएगा। अदरवाइज़ यहाँ से पैसे निकाले जाएँगे, फिर उसका इन्वेस्टमेंट हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि विरोध जो है वो चलता रहेगा। तो हमें ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस पे काम करना पड़ेगा। और फिर बॉन्ड्स या इंस्ट्रूमेंट्स का प्रयोग करके खुदरा जो निवेशक हैं उन तक हम पहुंच सकते हैं, यानी छोटे छोटे बॉन्ड्स निकाल करके हम उनको प्रति सिक्योरिटीज़ दें, फिर उनकी हम जो इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं उसको भी एक्सेप्ट करें, और उनको फटाफट ऋण जो है दीर्घकालिक लिए और सस्ते रूप में हम मुहैया कराएं। तो खुदरा निवेशक भी आएंगे, छोटे छोटे निवेशक भी आएंगे, और इसको गति मिलेगी, जो डेवलपमेंट है इसको गति मिलेगी। इसका नाम ही है ना DFI, यानी कि डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यानी ऐसा इंस्टीट्यूशन जो फाइनेंस करता है किसी ऐसे काम के लिए जो डेवलपमेंट से रिलेटेड है। तो डेवलपमेंट छोटा भी हो सकता है, बहुत बड़ा भी हो सकता है। और फिर इसमें ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि राजनीतिक हस्तक्षेप अनावश्यक रूप में ना हो, जो ऋण दिया जा रहा है उसमें धोखाधड़ी वाली बात ना हो। इसके लिए उपाय के रूप में बताया जाता है कि निजी पेशेवर को इसमें जगह दी जाए, जो निजी प्रबंधक हैं उनको। तो हमें ज़रूरी है कि राजनीति और निजी, यानी पब्लिक और प्राइवेट दोनों के बीच में सामंजस्य बना करके काम हो। इसके लिए ये कर सकते हैं कि जो RBI है, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, वो इसका पर्यवेक्षण करती रहे, और जो रेटिंग एजेंसीज़ हैं जैसे कि नीति आयोग है या अन्य प्रकार की एजेंसीज़, या ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस संबंधित जो एजेंसीज़ हैं वो इसका बाकायदे निगरानी करती रहें, रेटिंग करती रहें, उनको फीडबैक देती रहें। और फिर अलग अलग प्रकार के विशेषज्ञ हमें नियुक्त करने पड़ेंगे, जैसे बुनियादी ढांचा से रिलेटेड नीतियाँ बनाने से, और वित्त पोषण, फिर जोखिम प्रबंधन कैसे होगा। तो अनेक प्रकार के जो नियोक्ता हो सकते हैं, विशेषज्ञ हो सकते हैं, उनको हमें जो है एम्प्लॉय करना पड़ेगा इसमें, ताकि इसकी काम जो है सही प्रकार से और तीव्र गति से हो सके। और फिर इसके काम सही प्रकार से हो रहा है कि नहीं, तो इसके लिए आवधिक समीक्षा की जा सकती है, हर 6-4 महीने या 3 महीने पे या 1 साल पे इसकी समीक्षा रिपोर्ट निकाली जाए कि ये उसके द्वारा ऋण का जो तरलता है, लिक्विडिटी है, वो सही प्रकार से हो पा रहा है, और डेवलपमेंट कितना हो रहा है, उसका प्रासंगिकता, रेलिवेंसी है भी कि नहीं। तो ये सब चीज़ हम देख करके उसको हम जज कर सकते हैं कि ये कितना काम कर रहा है। तो ये था इस वीडियो का छोटा सा एनालिसिस। तो इस क्वेश्चन के संदर्भ में यदि इतनी चीज़ें हम लिख देंगे तो मेरे ख्याल से पर्याप्त होना चाहिए, और इस प्रकार के प्रश्न जो हैं वो पूछे जा सकते हैं, मॉडल क्वेश्चन का अच्छा है, तो इसका आंसर भी हम इसी प्रकार से दे सकते हैं। तो पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।